नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र के पूर्व अवलोकन की सीरीज में हम हिस्ट्री सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और आज इसमें हम नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे, आधुनिक भारत का इतिहास, यानी जो मॉडर्न हिस्ट्री है, उसको शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। देखिए, जो आधुनिक भारत का इतिहास है, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे और देखेंगे। सबसे पहला जो अध्याय शुरू होता है यहाँ पे, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो आधुनिक भारत का इतिहास जो शुरू होता है जब यूरोपीय कंपनियों ने जो है भारत में आना शुरू किया, तो वहां से जो है आधुनिक भारत की नींव पड़ी और उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए, कब कब किए, ये सारी चीजें इसमें देखेंगे। ठीक है, और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं इनसे संबंधित वो भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। देखिए, वास्को डिगामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। तो सबसे पहले जो भारत में कौन पहुंचा? वास्को डिगामा पहुंचा। ठीक है, और किसकी हेल्प से पहुंचा? इब्न मजीद की। ठीक, जो एक गुजराती प्रदर्शक था। और कहां पे पहुंचा? पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर। ठीक है, और कब? 20 मई 1498 को। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। ठीक है, तो भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज किसने करी? वास्को डिगामा ने। ठीक है, कालीकट पे पहुंचा, पश्चिमी तट पर बंदरगाह पे, और 1498 को पहुंचा। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया। तो कालीकट में उस समय शासक कौन था? जमोरिन। ठीक है, तो अगर प्रश्न इसके बार बने कि वास्को डिगामा किस शासक से मिला, तो जमोरिन से। वास्को डिगामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। बिल्कुल। अब वास्को डिगामा जो है भारत में पहुंचा, तो वास्को डिगामा कहाँ का? पुर्तगाल का। तो भारत और पुर्तगाल के बीच में जो है नए व्यापार का जो है आगमन शुरू हुआ, व्यापार क्षेत्र का। अभी वो क्या करेगा? देखो, यहाँ से क्या लेके जाएगा? वास्को डिगामा ने काली मिर्च के व्यापार से यहाँ से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। तो इसके व्यापार से सबसे अधिक मुनाफा कमाया काली मिर्च से, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में पहुंचने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? पुर्तगाली वायसराय, तो द अल्मीडा, नाम याद रखेंगे। द अल्मीडा कब आया? 1505 ईस्वी में। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया। तो जो हिंद महासागर है उसमें व्यापारिक जो चीजें हैं उनको चलाने के लिए, कानून बनाने के लिए उन्होंने एक पॉलिसी बनाई जिसको बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी या नीला जल की नीति। तो प्रश्न इस प्रकार आ सकता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने बनाई थी? भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली वायसराय द अल्मीडा ने। या सीधा सिंपल क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने बनाई? द अल्मीडा ने। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बकुर्क 1509 ईस्वी में गवर्नर बना। ठीक है, अल्मीडा के बाद कौन बना? अल्बकुर्क। ठीक है, अल्बुकर्क जो है गवर्नर बना। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। अब इसने क्या किया? अल्बुकर्क ने, जो बीजापुर का शासक था यूसुफ आदिल शाह, उससे गोवा छीन लिया और उसको अपने अधिकार में कर लिया। कब? 1510 ईस्वी में। किसने? अल्बुकर्क ने। इसे भारत के पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ये ध्यान रखेंगे। देखिए, दो तरीके से प्रश्न आता है। अगर प्रश्न इस प्रकार बने कि भारत में जो है प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था, तो अल्मीडा था। लेकिन प्रश्न अगर इस प्रकार बने कि भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक यानी पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाएगा, तो अल्बुकर्क माना जाएगा, क्योंकि इसने क्या किया?
आदिल शाह से, बीजापुर का जो शासक था आदिल शाह से, इसने गोवा को छीनकर उस पर अधिकार कर लिया। ठीक है, यानी पुर्तगाल का जो है प्रभुत्व वहां पे जमाना शुरू कर दिया। ठीक है, अल्बुकर्क ने दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अब इस प्रकार जो है ये अधिकार अपना बढ़ा रहा है। ठीक, आगे देखेंगे। अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों में से एक नीनो डी कूना। ठीक है, पहला तो अल्मीडा हो गया, उसके बाद अल्बुकर्क आया, और उसके बाद जो महत्वपूर्ण गवर्नर की बात की जाती है इतिहास में, तो वो पुर्तगी जो महत्वपूर्ण गवर्नर है उसका नाम है नीनो डी कूना, ये ध्यान रखेंगे। यह 1529 से 1538 ईस्वी तक गवर्नर रहा। ठीक है, पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा ने भारत के मार्ग की, स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, और ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की, और हॉलैंड के तस्मान ने वान डिमांस लैंड यानी वर्तमान जो तस्मानिया है उसकी, तथा न्यूजीलैंड की खोज करी। देखिए, यहां पे बोला जा रहा है कि जो वास्को डिगामा है उसने किसकी खोज करी? भारत की खोज करी, जो भारत का समुद्री मार्ग है उसकी खोज करी। और जो कोलंबस था, स्पेन का यात्री था कोलंबस, उसने अमेरिका की खोज करी। कोलंबस निकला था भारत की खोज करने के लिए, लेकिन वो कहां पहुंच गया? अमेरिका पहुंच गया। ठीक है, तो अमेरिका की खोज किसने करी? कोलंबस ने की। और जो ऑस्ट्रेलिया की खोज करी वो किसने करी? कैप्टन कुक ने करी। कहां का था? ब्रिटेन का। ठीक है, अगर प्रश्न इस प्रकार बने कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने करी, तो कैप्टन कुक ने। हॉलैंड का एक यात्री था तस्मान। ठीक है, इसने जो वर्तमान तस्मानिया है उसकी खोज करी। ठीक, तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज करी किसने? तस्मान ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अल्बुकर्क ने करवाया था। ठीक है, तो जो पुर्तगालियों का जो प्रथम दुर्ग था उसका निर्माण किसने करवाया? अल्बुकर्क ने करवाया। क्यों? क्योंकि यही इसी को जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसने पुर्तगालियों का जो प्रभुत्व था उसको फैलाना शुरू करा, तो इसने प्रथम दुर्ग की स्थापना करी अल्बुकर्क ने। अब क्या है, 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था, तो कोचीन में कराया गया था। अगर प्रश्न इस प्रकार बने कि पुर्तगालियों का प्रथम दुर्ग कहां पे बना, तो कोचीन में बना। किसने बनवाया? अल्बुकर्क ने बनवाया। कब बनवाया? 1503 ईस्वी में। यहां पे देख रहे हैं अज्जिदिवी कन्नानौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को दी अल्मडा ने 1505 ईस्वी में करवाया था। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी ध्यान रखेंगे। जो ये जो जगह है कन्नौर, यहाँ पे जो है दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अल्मीडा ने करवाया। लेकिन सबसे पहले किसने कराया? अल्बुकर्क ने करवाया। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे, ये ध्यान रखेंगे। भारत से संबंध स्थापित करने वाले सबसे पहले कौन थे? व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। जो वास्को डी गामा आया था ना। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम, जो आगमन का क्रम क्या है? जो यूरोपीय व्यापारी आए, सबसे पहला है पुर्तगीज, उसके बाद है डच, उसके बाद अंग्रेज, फिर डैनिश और फ्रांसीसी। तो सबसे अंत में फ्रांसीसी और सबसे पहले पुर्तगीज। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए, वास्को डी गामा आया, और सबसे अंत में गए 1961 में गोवा से। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। सबसे पहले और सबसे अंत में गए 1961 में। वर्ष 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर मैनुअल एंटोनियो वसालो असिल्वा याद रखें बस आप इतना। हाँ, जो अंतिम पुर्तगाली गवर्नर था वो कौन था? असिल्वा। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर कौन था? बोसा। ठीक है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तब गोवा का गवर्नर कौन था? बोसा। उस समय जो है गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, ये सभी जानते हैं। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित करी थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 1502 में जो है किला बनाया कोचीन में, दुर्ग बनाया, और जो है 1503 में इन्होंने सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित करी थी कोचीन में। आगे देखेंगे। तथा कन्नूर में 1505 में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री स्थापित करी। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक ग्यासुद्दीन मोहम्मद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करी। ठीक है, तो सतगांव और चटगांव में उसके बाद 1534 में जो है इन्होंने फैक्ट्रियां स्थापित करी। उसमें शासक कौन था? ग्यासुद्दीन महमूद शाह।
पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। जो पुर्तगाली थे उस समय जो बंगाल की खाड़ी थी उसमें एक जगह थी हुगली। हुगली को ये क्या करते थे, समुद्री लूटपाट के लिए के रूप में इस्तेमाल करते थे। ठीक है, कौन सी जगह को? बंगाली खाड़ी के हुगली को। ठीक है, 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। अब ये जो है वहाँ पे लूटपाट कर रहे थे, जो व्यापारी आते थे उनसे लूटपाट करते थे पुर्तगाली हुगली में। तो जो उसमें वर्तमान बादशाह था शाहजहां, उसने जो है पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया हुगली में। ठीक है, अब 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया था। ठीक है, काशिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नोक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानूती अथवा सूतनोती, जो नाम है कलकत्ता का स्थान था, उसको चुना था। ठीक है, जो काशिम बाजार का जो प्रमुख था जॉब चार्नोक, उसने किसको बनाया था? हुगली की जगह सूतनोती को जो है, जो कलकत्ता में, उसको जो है अपना स्थान बनाया जब हुगली से इन्होंने भगा दिया गया। ठीक है, कोच्चि 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। अब कोच्चि को जो है ब्रिटिश उपनिवेश में कब शामिल किया गया? 1814 ईस्वी में ब्रिटेन ने। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना करी। ठीक है, 1500, वही बात कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं। उसका स्थापना 1599 या 1600 बोल देते हैं, तो बोलते हैं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका पूरा नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, ये था दिसंबर 1600 में, ये जो स्थापना इसकी लंदन में हुई। दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, किसने? एलिजाबेथ प्रथम ने इसे पूर्व के साथ व्यापार हेतु 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। ठीक है, अब सबसे प्रथम पहले कितने वर्षों के लिए अधिकार प्राप्त किया, प्रदान किया? 15 वर्षों के लिए। इस दौरान भारत का बादशाह कौन था? अकबर था उस समय, सब जानते हैं। लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग में भारत व्यापार करने का अधिकार प्राप्त। उसके बाद दूसरी कंपनी को दिया, लिवेंट कंपनी 1593 को दिया था, पहले आई थी। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आई थी अकबर के टाइम पे 1600 में बनी थी। ठीक है, लेकिन जो है जहांगीर के टाइम समय में सबसे पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो अस्थायी कारखाना बनाया था, वो कहाँ बनाया था? मसूलीपट्टनम में बनाया था। ये ध्यान रखेंगे, कब? 1611 में। ठीक है, लेकिन कैसा था? अस्थायी कारखाना था मसूलीपट्टनम में। फिर उसमें इन्होंने 1613 में सूरत में स्थापित जो है अपना एक स्थायी कारखाना बनाया। 1611 में मसूलीपट्टनम में बनाया, लेकिन अस्थायी कारखाना बनाया। उस समय शासक कौन था? जहांगीर था। उसके बाद 1613 में इन्होंने सूरत में सबसे पहले स्थायी कारखाना बनाया। तो ये ध्यान रखेंगे, अस्थायी कारखाना बनाया था मछलीपट्टनम में 1611 में, और स्थायी कारखाना बनाया सूरत में 1613 में। किसने? अंग्रेजों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 में ईस्वी में, जबकि सूरत में जो है डचों ने कब बनाई अपनी फैक्ट्री? 1616 में, और फ्रांसीसियों ने बनाई 1698 ईस्वी में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज, तो थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी था, उसने पुर्तगालियों को स्वली के स्थान पर आया था। ठीक है, तो ये अंग्रेज अधिकारी था, उसने सबसे पहले जो है थॉमस बेस्ट नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने पुर्तगालियों को सबसे पहले कहाँ हराया? स्वली एक जगह, वहाँ पे हराया। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ। अब इन्होंने जो है व्यापारिक संबंध बनाने के लिए, भाई इंग्लैंड और पुर्तगाल के बीच में लड़ाई हो रही है, तो इसकी संधि करने के लिए जो इंग्लैंड का सम्राट था चार्ल्स द्वितीय, उसने क्या किया? पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन, उससे विवाह कर लिया 1661 में। अब देखिए कुछ दहेज दिया जाएगा सम्राट चार्ल्स द्वितीय को। तो जब जब इनकी शादी हो गई तो चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ। तो पुर्तगालियों ने क्या किया? उपहार के रूप में जो है बम्बई दे दिया अंग्रेजों को। ठीक है, जिसे इन्होंने 1698 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। और फिर जो है जो सम्राट था चार्ल्स द्वितीय, उसने जो है रेंट के तौर पर, लीज के तौर पर जो है 10 पाउंड वार्षिक किराए के उसमें ये किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। क्या? कौन सी जगह? बम्बई। ठीक है, आगे देखेंगे। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बादशाहों को घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया।
अब इन्होंने भैया उल्टे काम करने शुरू कर दिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इनका एक अंग्रेज गवर्नर था जॉन चाइल्ड। इसने क्या किया, 1628 में बॉम्बे से जो समुद्री मार्ग जाता था जो मुगल बादशाहों का, उसने वहाँ पे घेरा डालना शुरू कर दिया और जो मक्का जाने वाले हज यात्री थे उनको बंदी बनाना शुरू कर दिया इसने। किसने? जॉन चाइल्ड ने। उल्टे काम तो करने शुरू कर दिया अब इन्होंने, ठीक है। अब आगे देखेंगे क्या हुआ। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दे दिया। तो अब जो है उसको भगा दिया भारत से, जॉन चाइल्ड को, कि भैया यहाँ से जाओ, तुम भागो यहाँ से, ठीक है। औरंगजेब ने। कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ 1746 से 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध में, जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था। तो ये कर्नाटक का युद्ध होता है, ठीक है। तो कर्नाटक का युद्ध जो है किसके किसके यूरोपीय कंपनियों के आपस में हो रहा है ये युद्ध, और ये हुआ था 1746 और 48 में। और ये किसके उत्तराधिकार के फलस्वरूप हुआ? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ था वहाँ हो रहा है यूरोप में, और उसकी आग यहाँ तक फैल गई, भारत तक, ठीक है। ठीक है, ये बोला जा रहा है। उसका विस्तार मात्र था ये। गृह सरकारों की आज्ञा के विरोधी दोनों दलों अंग्रेज व फ्रांसीसी ने में 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया, ठीक है। तो फ्रांस और जो है ब्रिटेन के बीच में युद्ध हो रहा है, और ये युद्ध हुआ ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के रूप में। अब वो फैलते फैलते यहाँ तक आ गया, भारत तक। तो अंग्रेज और फ्रांस के बीच में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ 1746 से 1748 में। कारण पूछा जाता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ, तो वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के फलस्वरूप हुआ, ठीक है। आगे देखेंगे। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेने से युद्ध का तत्कालीन कारण था, ठीक है। कारण बोला जाता है कि बर्नेट ने जो है कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया था। आगे देखेंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना के फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने का कारण माना जाता है कि उन्होंने आक्रमण कर दिया। देख लेंगे बस इसमें रीजन में क्या है, ठीक है। आक्रमण के लिए भेजा था, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखेंगे। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी पर स्थित फॉन्टे धामे नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित किया, ठीक है। यूरोप में युद्ध बंद होते ही, ये जो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में जो युद्ध चल रहा था, वो जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध था वो भी समाप्त हो गया। जब वहाँ युद्ध समाप्त हो गया तो यहाँ भी समाप्त हो गया। और किस संधि के तौर पर समाप्त हुआ? एक्सला सैपल की संधि, ये ध्यान रखेंगे, 1748 में हुई। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया, ठीक है। तो इससे 3 प्रश्न बनते हैं कि कर्नाटक का युद्ध जो है कब हुआ। ये वही आपका 1740 से स्टार्ट हुआ था, 1746 से 48 के बीच में हुआ, ठीक है। और किसके बीच हुआ? भारत और ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध था ये, ठीक है। और जो है अब जब यूरोप में समाप्त हो गया फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, तो यहाँ भी समाप्त हो गया। यूरोप में संधि हुई फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, एक्सला सैपल की संधि। तो किस संधि के तहत समाप्त हुआ कर्नाटक का युद्ध? प्रथम एक्सला सैपल की संधि को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और मद्रास क्या किया? अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया, यानी मद्रास जो था, वो जो चेन्नई मद्रास आज चेन्नई है तमिलनाडु का, उसको पुनः जो है अंग्रेजों को दे दिया गया, ठीक है। आगे देखेंगे। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले था जिसने सबसे पहले जो है कुछ नीतियां बनाई भारत को जीतने के लिए। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यापार नियुक्त करवाया। डुप्ले ही ऐसा था जिसने क्या किया, जो भारतीय राज दरबार था, जो बादशाह थे, उनके दरबार में अपने यूरोपीय सैनिकों को डाला, भेजा और भर्ती करवाया, और उनको वेतन भी कौन देगा? जो है भारतीय राज दरबार देगा, यानी बादशाह देगा। जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति का हस्तक्षेप किया और भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव धरी। डुप्ले ही था, उसने कुछ नीतियां ऐसी चलाई कि भाई जो भारतीय राजनीति है उस पर हस्तक्षेप किया जाए, ठीक है। आगे देखेंगे। लुई 14वें के मंत्री कालबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ठीक है। जो लुई 14वां था, उसका एक मंत्री था कालबर्ट, ठीक है। उसने क्या किया? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी 1664 में, ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1664 में हुई। और किसने करी? कालबर्ट ने, ठीक है। और जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब उसमें कौन था? लुई 14वां था, जिसने कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलिस कहा गया था, ठीक है। ये नाम याद रखेंगे, पूछ लेता कभी कभी। आगे देखेंगे। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च उठाता था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1698 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना करी। तो फ्रांस
फ्रांसीसी जो पहला कारखाना स्थापित हुआ वो सूरत में स्थापित हुआ, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। और कब हुआ? 1668 में हुआ, सॉरी 1668 में हुआ। ठीक है, किसके नेतृत्व में? फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में, ये ध्यान रखेंगे। मरकारा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 ईस्वी में मछलीपट्टनम में इन्होंने दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित करी। तो दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित करी? मछलीपट्टनम ने। आगे देखेंगे, डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मछलीपट्टनम में की। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 ईस्वी में हुई। तो डचों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री जो है मछलीपट्टनम में स्थापित करी। ठीक है, वैसे बोला जाएगा तो बंगाल में पीपली में स्थापित करी। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पीपली से बालाशोर चले आए, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 ईस्वी में शुरू किया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब उन्होंने चिंसुरा में अपनी कंपनी स्थापित हुई। ठीक है, जो सही व्यापार जो स्थापित हुआ डचों का, वो चिंसुरा में कंपनी स्थापित करने के बाद हुआ। ठीक है, चिंसुरा के डच किलों को गुस्ताव फोर्ट के नाम से जाना जाता था। यूरोप वासियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त हुआ। जो यूरोप वासी थे उन्होंने सर्वप्रथम सोरा और जो अफीम कहाँ से जो है आयात किया? बिहार से, ये ध्यान रखेंगे। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। ठीक है, जब अंग्रेजी शासनकाल था उसमें सबसे ज़्यादा अफीम कहाँ हो जाता था? बिहार में उत्पादित होता था। आगे देखेंगे, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन पूछ लेता है। सबसे पहले पुर्तगीज आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज, देन उसके बाद डैन आए, फिर फ्रांसीसी आए। जबकि इनकी कंपनियों की स्थापना के वर्ष जो है अलग-अलग हैं। ठीक है, आने का क्रम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले भारत में पुर्तगीज व्यापारी आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डैन आए, फिर फ्रांसीसी आए। अब ये देख लेते हैं कि इनकी कंपनियाँ जो स्थापित हुई। ठीक है, कंपनियाँ देखिए, एस्टो द इंडिया जो पुर्तगीज कंपनी थी, एस्टो द इंडिया, इसकी स्थापना हुई 1498 जब वास्को डी गामा पहुंचा था भारत। ठीक है, उसके बाद आई डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ठीक है, उसका नाम था वेरिंग द ओस्ट इंडीज कंपनी, 1602 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद आई जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका पूरा नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, 1600 में स्थापित हुई अकबर के समय में। डैन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1616 में। उसके बाद कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलिस्ट जो फ्रांसीसी कंपनी थी उसकी स्थापना हुई 1664 में। यार 1668 में जो है पहला जो है कारखाना सूरत में खोला इन्होंने। ठीक है, तो ये कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया था यूरोपीय कंपनियों के आगमन का। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस में। ठीक है, तो धन्यवाद।